नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। जी हाँ, आप थंबनेल को देख रहे हैं, जन्म कुंडली विश्लेषण। यहाँ पर आप जो भी हमें जन्म कुंडलियाँ दोगे, हमारे चैनल पर जो भी जन्म कुंडलियाँ आप हमें दोगे और पूछोगे, तो उनमें से कोई भी पूरे वीक में, एक हफ्ता में 3 जन्म कुंडलियों का मैं यहाँ पर विश्लेषण करूँगा और एक वीडियो में एक जन्म कुंडली का ही विश्लेषण करूँगा। तो यहाँ पर आप सब तैयार हो जाइए अपनी जन्म कुंडलियों का विश्लेषण कराने के लिए। और कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। कोई भी हो सकता है जिसकी जन्म कुंडली का मैं विश्लेषण करूं, और कोई भी सिलेक्टेड वो जन्म कुंडली हो सकती है। तो आज मैंने जो जन्म कुंडली ली है, ये यहाँ मैं नाम नहीं खोलूँगा, लेकिन इसका मैंने जो नंबर दिया है, जन्म कुंडली वर्थ चार्ट 1 दिया है। तो वर्थ चार्ट 1 में जो मैं टाइम वगैरह आपको बता देता हूं कि इनका 3 जनवरी 1995 का 6:15 मॉर्निंग का टाइम है और छतरपुर मध्य प्रदेश में है। इनका एक प्रश्न है कि इनका विवाह नहीं हो रहा, और अगर होगा तो कब तक होगा, क्या समस्या है, कौन कौन से ग्रह इनके विवाह को समस्या दे रहे हैं। जीवन साथी के बारे में इनका प्रश्न है, और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, यह इनके प्रश्न है। किस व्यापार में इनको सफलता मिलेगी, यह भी इनका प्रश्न है। और इन्होंने एक जानकारी और दी है कि गुरुजी अभी 23 अप्रैल को मेरा एक्सीडेंट हो गया, बहुत चोट आई है, सर पर और कंधे पर भी फ्रैक्चर हो गया है। कौन से ग्रह परेशान कर रहे हैं, कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें, आपका सदैव आभारी रहूंगा। ये इन्होंने हमें कमेंट किया है। तो जब कमेंट किया है, हमारे व्यूअर हैं, तो इनका जवाब देना बहुत आवश्यक है। तो चलिए मैं प्रयास करता हूं कि इनके प्रश्नों का ईश्वर की कृपा से सही उत्तर दे सकूं। तो बढ़ते हैं इनकी जन्म कुंडली की तरफ, थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से एक बार जन्म कुंडली के बारे में हम देख लेते हैं। यहां पर 3 जनवरी 1995, ये समय आदि आप देख लीजिए। मकर राशि इनकी बनती है। तो सबसे पहले पंचांग को भी देख लेते हैं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र के 4थे चरण में इनका जन्म हुआ है। और अष्टवर्ग चार्ट को भी हम देख लेते हैं कि जो राशि आधार पर हैं, किसने कितने पॉइंट्स दे रखे हैं इनको, कितने किस भाव को क्या पॉइंट्स मिले हैं। अब ये देखेंगे कौन सी राशि कहां आती है। तो चलिए सबसे पहले हम इनके लग्न चार्ट की तरफ बढ़ेंगे। और सबसे पहले एक बात आप देखिए, यहां पर इनके जो मंगल हैं वो वक्री हैं और बुध इनके अस्त हैं। वक्री और अस्त ग्रहों को हम अवश्य देख लेंगे, और लग्न को भी देख लेंगे। 7 डिग्री 46 मिनट की इनकी लग्न है। मूल नक्षत्र के 30वें चरण में इनका जो लग्न बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं लग्न चार्ट। लग्न चार्ट हमारे सामने है, स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे होंगे। सूर्य लग्न में बैठे हुए हैं और धनु लग्न की है जन्म पत्रिका है जो हम देख रहे हैं। चंद्रमा दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, और चंद्रमा इनके अष्टम भाव के अधिपति होते हैं। चंद्रमा अष्टम भाव के अधिपति होते हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा इनके अष्टम के अधिपति होने के कारण इनको खराब प्रभाव देने वाले भी माने जाएंगे। इनको मेंटल स्ट्रेस रहने की संभावना रहेगी। 1 2 3 4 5 शनि के ऊपर राहु की दृष्टि है। राहु एकादश भाव में बैठे हुए हैं और केतु इनके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। वहीं थोड़ा सा और हम देखेंगे तो गुरु इनके जो लग्नेश होकर वह 12th हाउस यानी कि व्यय भाव में चले गए हैं, द्वादश भाव में चले गए हैं, या हम ये कह सकते हैं कि विदेश भाव में भी चले गए हैं। ठीक है, साथ ही साथ शुक्र इनके
लाभ भाव के अधिपति भी हैं और शुक्र इनके रोग भाव के अधिपति भी हैं। तो रोग भाव का अधिपति हॉस्पिटल पार्ट में चला गया है। अब ध्यान से अब समझना, जन्म कुंडलियां आपको कितना सही बताती हैं उसको आप देखना। राहु इनके यहाँ बैठे हुए हैं, निश्चित है राहु एकादश भाव में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 संघर्ष भाव को देख रहे हैं, 6 7 पंचम भाव संतान भाव को, अचानक से होने वाले जो आकस्मिक प्राप्तियां होती हैं उस भाव को देख रहे हैं, 8 9 और इनके सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। अब देखिए एकादश भाव में बैठे हुए राहु सप्तम भाव को देखते हैं तो सप्तम भाव को ये पीड़ित कर रहे हैं, निश्चित है। अब आगे और देखते हैं, एक पुरुष की जन्म पत्रिका में सप्तम भाव का जो कारक ग्रह माना जाता है वो शुक्र को माना जाता है। तो देखिए जरा, यहाँ नवम भाव में मंगल बैठे हुए हैं और मंगल यहाँ पर, वैसे तो मंगल एक त्रिकोण के अधिपति, कौन से, पंचम भाव के अधिपति होते हैं, और यहाँ पर और हम स्थिति देखें मंगल की तो मंगल जो द्वादश भाव है, जो त्रिक भाव है, उसके भी मालिक। अब त्रिक भाव के मालिक अपने भाव को देख रहे हैं, लेकिन बैठे उसके किसके घर में, सूर्य के घर में बैठे हुए हैं। सूर्य यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूर्य का और नवम भाव के अधिपति होने से इनका अच्छा प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। तो सूर्य इनके अच्छी पोजीशन में है। वहीं इनके सप्तमेश को भी अगर हम देखेंगे तो वर्गोत्तमी तो होते हैं, सप्तमेश बुध वर्गोत्तमी तो होते हैं, लेकिन बुध यहां पर आप देखोगे सूर्य के प्रभाव से अस्त है। लेकिन अगर आप यहां डिग्रीज देखोगे तो सूर्य से इनका ये प्रभाव अवश्य देंगे, ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन देंगे, लेकिन अस्त यहां पर यह दिख रहे हैं। दो केंद्रों के एक, देखिए जब भी कोई शुभ ग्रह दो केंद्रों का मालिक बन जाए तो ये केंद्राधिपति दोष हो जाता है। तो ये दोष और वो केंद्र में ही बैठ जाए तो केंद्राधिपति दोष भी यहाँ बुध का बना हुआ है, आप इसको भी देखिए। लेकिन ये इतना अधिक प्रभाव नहीं देगा, लेकिन हाँ प्रभाव अवश्य देगा। राहु का प्रभाव इनके सप्तम भाव पर आ रहा है। आगे हम देखते हैं कि इनका जो कारक ग्रह शुक्र, वो मंगल की दृष्टि के अंदर द्वादश भाव में, वैसे द्वादश भाव में शुक्र को एक विशेष बल प्राप्त हो जाता है। यहां पर ये अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन ये मंगल के घर में, शत्रु के घर में, और शत्रु की दृष्टि में है। 1 2 3 4 इनकी चौथी दृष्टि मंगल की शुक्र के ऊपर पड़ रही, तो शुक्र को भी ये पीड़ित कर दिया। और शुक्र खुद एक छठे भाव के भी मालिक होते हैं, और शुक्र होते हैं यहाँ पर एकादश भाव के, तो रोग भाव के ये एक तरह से मालिक। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6, छठे से छठा भाव, षष्टम से षष्टम भाव, तो यहाँ पर यह 2 6 के हम ये कह सकते हैं कि रोग से रोग का भाव जो है वह इसके मालिक बन जाता है। स्पष्ट रूप से आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं देखता हूं कि शनि इनके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। शनि यहां पर कुटुंब भाव के अधिपति हो जाते हैं, और कुटुंब भाव में अष्टम भाव का अधिपति चंद्रमा भी बैठा हुआ। तो चंद्रमा अप्स डाउन्स कराएंगे, तो घर में कहीं ना कहीं मानसिक समस्याएं उत्पन्न करेंगे, घर को लेकर स्ट्रेस उत्पन्न करेंगे, क्योंकि ये अष्टमेश हैं। अब यहाँ चंद्रमा को मैं विशेष रूप से और देखूंगा, यहाँ मैंने शुक्र को देख लिया, और यहाँ पर चंद्रमा को भी देखेंगे। शनि को देखें तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर, यानी कि जो इनका प्रेम भाव है वहां शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है, जो बिल्कुल भी शुभ नहीं मानी जाएगी। तो खासकर संतान पक्ष के लिए ये शुभ नहीं मानी जाएगी। देरी से संतान होना या प्रेम में कहीं ना कहीं समस्या आना, तो ये लव अफेयर्स जो होते हैं उनमें समस्या यहाँ पर देखने को मिल सकती। वहीं इनकी दृष्टि में मंगल आते हैं, यानी कि नवम भाव आता है, 8 तो यहाँ 7 8 9 10, और ये है शुक्र को भी देखते हैं। आप देखिए गुरु और शुक्र को देखते हैं तो ऐसा जातक मुख्यतः एकांत की तरफ जाता है, उसको एकांत प्रिय ऐसा जातक होता है। ये मैंने केवल लग्न कुंडली के माध्यम से ही इतना विश्लेषण आपको करके बता दिया। अब एक बार हम इनका नवमांश कुंडली का भी विश्लेषण कर लेते हैं कि क्या स्थितियां हमें मिलती हैं। तो नवमांश कुंडली में हम देखेंगे कि शनि कौन होते हैं, यहां पर शनि 64वें देश कोण के मालिक हो जाते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर आप देखोगे ध्यान से तो शनि का प्रभाव हम खराब मानेंगे,
लेकिन शनि भाग्येश भी है, तो इनका प्रभाव रहेगा मिला जुला प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वह कुंभ है और ये मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं यहाँ, ठीक है। मंगल बुध के घर में बैठे हुए हैं, लग्न का उदय कहाँ, बुध जो सप्तमेश बन रहे थे वह नवमांश में, अब यह है मिथुन राशि में जो नवमांश का उदय हुआ है। शुक्र यहां पर चंद्रमा के घर में आकर बैठ गए हैं और चंद्रमा राहु के साथ में बैठे हुए हैं। अब हम यहां से देखेंगे तो राहु और चंद्रमा और सूर्य ये दोनों पीड़ित हो रहे हैं राहु और केतु से, स्पष्ट है। चंद्र भी पीड़ित हो रहे हैं राहु से और जो सूर्य है वह भी पीड़ित इनके हो रहे हैं। आगे और देखते हैं, यहां पर शनि की स्थिति को हमने देख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छठे भाव को देख रहे हैं। बुध यहां पर लग्नेश होकर यहां पर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, गुरु भी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, लेकिन मंगल यहां पर एक नवमांश में हम देखें तो मंगल का प्रभाव एक मांगलिक दोष यहां पर उत्पन्न कर रहा है। स्पष्ट हमें हो रहा है कि मंगल का प्रभाव भी कहीं ना कहीं नवमांश में सप्तम को पीड़ित कर रहा है। तो यहां पर हमें स्पष्ट रूप से कुछ बातें मिली, जैसे कि राहु के प्रभाव के कारण, मंगल के प्रभाव के कारण विवाह में से संबंधित जो समस्याएं हैं वह उत्पन्न हो रही हैं। मैं इनको एक उपाय बताना चाहूंगा कि यह मंगल से संबंधित उपाय करें, मंगल की शांति आदि कराएं, इनके लिए अच्छा रहेगा। यह राहु की शांति कराएं, जो इनके विवाह में समस्याएं उत्पन्न कर रहा है उसकी शांति कराएं, तब इनके विवाह में सफलता देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहां पर जो बुध हैं, जो इनके सप्तम भाव के मालिक होते हैं, ये बुध से संबंधित कोई हरा रुमाल अपनी पॉकेट में रखकर अवश्य चले। इनको यह रेशमी हरा रुमाल अपने साथ में अवश्य रखें, ये इनको करने हैं। और वहीं क्योंकि मंगल द्वादश है और मंगल जो इनके भाग्य भाव में है, यात्रा भाव में है, तो वहां इनको इसका उपाय अवश्य करना चाहिए मंगल का भी। तो मंगल से संबंधित उपाय ये अवश्य करें। खर्चों के मालिक भी हैं, भाग्य में बैठे हुए हैं, तो खर्च कहीं ना कहीं से इनके ऊपर आते रहेंगे। अब हम देख लेते हैं इनकी दशा स्थिति। देखिए, वर्तमान में इनके ऊपर राहु की महादशा चल रही है। अब इन्होंने मुझे एक जानकारी और दी, 23 अप्रैल को इनका 23 या 3 कुछ ऐसा ही बताया था इन्होंने, अप्रैल में इनका पढ़ लेता हूं मैं, 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल को इनका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट भी बड़ा ही खतरनाक। देखिए, राहु रहस्य है और राहु का जो काल है भ्रम देने वाला हो, और राहु ने सप्तम भाव को भी कहीं ना कहीं पीड़ित किया हुआ है और राहु ने संघर्ष भाव पर भी अपनी दृष्टि डाल रही, छोटे भाई बहनों के ऊपर भी राहु की दृष्टि। अब यहां हम देखेंगे तो इनके ऊपर राहु की महादशा 2030 तक चलेगी और यह महादशा कहीं ना कहीं इनके सप्तम भाव को पीड़ित भी कर रही है। विवाह भी इसी दशा में इनका निश्चित है, इसमें कोई दो राह नहीं है। यहां पर हम देखेंगे राहु में शुक्र का अंतर। अब आप देखते चलना, मैंने शुक्र को क्या बताया, छठे घर के मालिक हैं, 12वें घर में बैठे हुए हैं, मंगल से पीड़ित हैं, यानी कि हॉस्पिटल का भाव है जिसमें शुक्र गए हुए। फिर आगे देखिए यहां पर 3 अप्रैल तक तो सूर्य थे और उसके बाद में इनके ऊपर चंद्रमा का प्रत्यंतर रहा, और ये कब तक रहेगा, ये रहेगा 3 जुलाई 2024। तो ये वर्तमान में जो चल रहे थे ये चंद्रमा के प्रत्यंतर में चल रहे थे। और थोड़ा हम डीप में चलेंगे, यहां पर आप फिर देखिए, यहां पर राहु में शुक्र में चंद्रमा, और चंद्रमा में फिर से जब राहु की स्थिति बनी तो यह 30 अप्रैल तक की स्थिति रही। थोड़ा और डीप में चलते हैं, आप फिर देखिए कि यहां पर 22 तारीख तक, अगर हम देखें तो 22 तारीख तक इन पर आप देखोगे कि जो शनि है, शनि का प्रभाव रहा और फिर बुध का प्रभाव इनके ऊपर रहा। यहीं तक हम देख पाएंगे, आगे ये सॉफ्टवेयर नहीं दिखाएगा। तो कहीं ना कहीं अब हम ये समझ चुके हैं कि शनि का ये प्रभाव रहा, तो स्पष्ट रूप से आप ये समझ सकते हो कि इनके ऊपर
हम विशेष रूप से यहां तक जाते नहीं हैं, केवल जो समस्याएं हैं वो पता चल जाती हैं कि यहां तक आप देख सकते हो। ये दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा। तो हम सूक्ष्म दशा तक देख रहे हैं। यहां तक हमें देखने से मिलता है कि कहीं ना कहीं यह इनका एक्सीडेंट का ही समय काल चल रहा था। और इनको जब भी, अब मैं चंद्रमा की स्थिति को और थोड़ा स्पष्ट करा देता हूं। मैंने 2 जगह आपको शनि की स्थिति दिखा दी, शनि क्या है, और यहां पर मैं षोडश वर्ग पर जाऊंगा और षोडश वर्ग में मैं यहां पर लूंगा द्वेष कोण कुंडली। अब द्वेष कोण कुंडली में हम देखेंगे खरेश कौन है। तो देखिए यहां आपको स्पष्ट रूप से मिल रहा है कि खरेश है, यहां पर चंद्रमा, खरेश चंद्रमा है। इसका अर्थ यह हुआ, और देखिए शुक्र की स्थिति भी देखिए, शुक्र यहां भी हॉस्पिटल पार्ट में है। तो चंद्रमा तो विशेष रूप से खराब है। कोई भी कंडीशन बनेगी चंद्रमा की स्थिति में बनेगी। D1 में भी अगर हम देखेंगे तो D1 में यहां पर देखेंगे तो ये मकर राशि, और वर्तमान में गोचर में शनि का जो चरण है, जो अंतिम चरण है, वह चल रहा है। जो 7.5 साल की 7.5 आती है, उसका अंतिम चरण मकर राशि पर चल रहा है। तो इस समय चोट लगना, एक्सीडेंट होना, ये समस्याएं तो बनती ही। यहां आप इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। अब इनका प्रश्न है कि इनका विवाह कब होगा। चलिए मैं इनका यह प्रश्न दे देता हूं। मैंने इनको 3 कंडीशंस बता दी कि इनको एक तो अपना सप्तमेश को बलवान करना है, शुक्र की पोजीशन अच्छी करनी है, शुक्र को बल देना है, शुक्र को बल भी देना है, और शुक्र से संबंधित मंत्र जाप भी करने हैं, शुक्र की आराधना भी न करनी। ठीक है। साथ ही साथ इनको राहु को से संबंधित दान करना है। राहु से संबंधित दान में यह उपाय कर सकते हैं कि ये जो पक्षी हैं, ये पक्षियों को 7 प्रकार के अनाज अपने घर की छत पर न डालें और कहीं बाहर उनको दें। साथ ही साथ यह 1 मुट्ठी जौ लेकर उनको कच्चे दूध में धोकर प्रतिदिन 43 डेज तक, अभी तो ये नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये कहीं ना कहीं इन्होंने जैसा मुझे जानकारी दी कि अभी ये एडमिट हैं हॉस्पिटल में, तो अभी ये नहीं कर सकते, लेकिन जब भी ठीक हो जाए तो उसके बाद में ये इसको अवश्य करें कि इनको 43 डेज तक कच्चे दूध में जौ को धोकर और उनको ये बहते जल में शाम के समय बहाना शुरू उन जौ को। ठीक है। ये राहु से संबंधित उपाय करें। मंगल के लिए ये सुंदरकांड पढ़ सकते हैं शनिवार, मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, ये इनके लिए अच्छा रहेगा। या फिर ये एक साथ में जो मंगल, क्योंकि इनके नवमांश में मंगल कहीं ना कहीं मांगलिक दोष का निर्माण कर रहे हैं, तो वहां पर भी मंगल की शांति इनके लिए बेहद आवश्यक। अब यहां मैंने इनको साथ के साथ उपाय भी बता दिया, उनको एक स्थिति और स्पष्ट कर दिया है कि विशेष रूप से चंद्रमा की स्थिति इनके लिए शुभकारी नहीं है। तो ये अपनी दशा जब भी देखें, दशा अंतरदशा आदि में चंद्रमा की दशा देखें तो मेंटल स्ट्रेस इनको और कहीं ना कहीं शारीरिक समस्याएं उत्पन्न चंद्रमा करेंगे। तो विशेष रूप से चंद्रमा का ध्यान इनको रखना है। चलिए यहां पर हमने इस स्थिति से हम अवगत हो चुके हैं। अब इनकी विवाह का समय और देख लेते हैं कि कब इनकी विवाह होने की स्थितियां बन रही। तो इनका विवाह बुध की दशा में हो सकता है, सूर्य की दशा में हो सकता है, और अगर हम देखें शुक्र से, तो शुक्र से 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात शुक्र का जब दशा अंतरदशा चलेगी तो उसमें भी विवाह हो सकता है। राहु की महादशा में भी विवाह इनका हो सकता है। और देखिए गुरु की स्थिति से हम देखें तो इनके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां इस समय गुरु जो इनके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो सप्तम से या लग्न से कहीं ना कहीं स्थिति नहीं बना रहे। तो यहां मुझे गोचर के आधार पर शनि की स्थिति भी देख लेता हूं। शनि
तो अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां भी नहीं बन रही अभी। तो कुल मिलाकर इस एक वर्ष में, अब हम दशाओं को एक बार और देखेंगे, दशाओं को देखेंगे तो यहां पर हमें, यहां आप देखते चलिए, राहु में 2026 तक शुक्र का अंतर चल रहा है। मैंने आपको क्या बताया, शुक्र शुक्र कुंडली से सप्तमेश हो जाता है। और यहां पर शुक्र को देखेंगे तो इस 2026 के अंदर के विवाह के तो प्रबल योग बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे और आगे चलते, यहां तक नहीं, इसमें नहीं होगा, यहां भी हमें नहीं दिख रहा। राहु की स्थिति में बिल्कुल संभावना है, शुक्र के साथ में गुरु बैठे हैं, बिल्कुल संभावनाएं बनेंगी। तो यहां पर हमें जो संभावनाएं दिख रही हैं, और यह दिख रही हैं 2025 से, और गुरु का जो गोचर है वह भी जब मिथुन राशि में आ जाएगा। अब 1 साल तक तो यह वृषभ राशि में रहेगा, और इस 1 साल के बाद में, यानी कि जो गुरु का जो गोचर रहता है वह, तो यहां पर ये गुरु बृहस्पति एक लगभग 1 वर्ष का इनका रहता है, 12 महीने का रहता है एक राशि में गोचर। तो अभी वृषभ राशि में है, तो वृषभ राशि मिथुन राशि से 12वें भाव में होने के कारण यहाँ पर इन लोगों के खर्चे भी बढ़ सकते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो गुरु हैं वो जब मिथुन राशि में आएंगे, यानी कि नेक्स्ट 2025 में, तो 2025 में आप देखोगे 2025 में भी जब राहु में शुक्र और शुक्र में, तो मुझे इनकी विवाह की स्थिति जुलाई के आसपास में 2025 में दिख रही है। तो यह प्रयास करें, और कुछ उपाय जो मैंने इनको बताए हैं वह उपाय अवश्य करें। चलिए अब हम बढ़ते हैं, इनका एक और प्रश्न है कि इनको कौन सा व्यवसाय करना चाहिए। चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम इनका जो ये डिग्रीज हैं इनको देख लेते हैं, और हम बढ़ते हैं षोडश वर्ग कुंडलियों में D10 की तरफ। चलिए मैं देख लेता हूं एक बार। लग्न में यहाँ पर शनि की लग्न है, तो कुंभ लग्न इसकी बनती है दशमांश की, और सेकंड हाउस में राहु आते हैं। शनि और सूर्य की युति लग्नेश की और इनकी युति, और देखिए यहाँ पर आप देखिए कि यह युति पंचम भाव में, और बुध यहाँ पंचम भाव के अधिपति अष्टम भाव में बैठे हुए हैं केतु के साथ, और मंगल यहाँ पर होते हैं इनके D10 के दशमांश, जो कि गुरु के साथ बैठे हुए हैं, शुक्र के घर में बैठे हुए हैं। यहाँ देख लीजिए, तो इनको कहीं ना कहीं कोई जो मार्ग प्रशस्त होगा। अब इसमें हम देखेंगे मंगल क्या है, अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व ज्ञान के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ ज्ञान के जो स्वामी हैं बृहस्पति, वह लाभ भाव के अधिपति भी है, और लाभ भाव के साथ साथ में यह दूसरे भाव के अधिपति भी है। 1 2 3 4 5 ये लग्न को भी देख रहे हैं, तो बृहस्पति की यहाँ पर अच्छी खासी भूमिका है। अब यहाँ पर जो मंगल हैं, तो हम मंगल को देखेंगे कि जब भी दशमांश कुंडली का जो दशमेश है, अगर वो हम देखें कि पहले तो इस नवम भाव को देखें कि नवम भाव एक राजयोग कारक भाव ये बन जाता है, और इस भाव में अगर दशमेश आ जाते हैं, जो नवम भाव है उनमें दशमेश का आना केंद्र त्रिकोणाधिपति राजयोग बना देता है। तो यहां जातक को धन समृद्धि और उच्च पद भाग्य से मिलते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन नौकरी में उसके बहुत परिवर्तन मिलते हैं, नौकरी उसकी चेंज होती रहती है, स्थानांतरण बहुत होते हैं। अब यहां पर भी आप देखोगे कि तो स्थानांतरण का काम बहुत रहेगा। तो मेरा जो विचार है
इनके लिए पहली बात कि जब भी ऐसी स्थिति बने तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा काम करना चाहिए जो एक जगह बैठने का काम ना हो, जो मूव करने वाला काम हो। अब ये सोचना आपको है कि आप क्या काम करोगे, लेकिन जो अग्नि से संबंधित हो, मूव करने वाला काम हो, ऐसा ये काम कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। अब ऐसे कामों में क्या आ सकते हैं मैं वो भी बताने का प्रयास करूंगा। बाकी सोचना आपके ऊपर है कि आप कौन से काम उनमें से देख सकते हो। दशमेश के D10 के जो दशमेश हैं, यानी कि जो दशम भाव है, उस दशम भाव को अगर हम देखें तो दशमेश मंगल है, और मंगल जो आते हैं वे यम के क्षेत्र में आते हैं, जिसके जो दिशा अगर हम देखें तो यह दक्षिण दिशा श्रेष्ठ मानी जाती है इनकी। और विशेष रूप से मंगल और बृहस्पति का प्रभाव यहां पर रहता है, और दोनों साथ में है। आप देखिए दोनों साथ में है, तो इनको ऐसा काम करना चाहिए। तो ऐसे लोग कंट्रोलिंग का काम रखते हैं, कंट्रोलिंग का काम, तो ये कंट्रोल करके चलते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। ऐसे काम इनके लिए रहते हैं कि जो रूल्स से रिलेटेड होते हैं। अब क्योंकि यहाँ नियमों से संबंधित है, क्योंकि यम के जो क्षेत्र को कहा गया है कि यह जो व्यक्ति है वो कल्पना से भी परे तक काम कर सकता है, बड़ा सख्त होता है, रूल्स को बड़ा मानने वाला होता है। तो ऐसे लोगों को यहाँ तक कहा गया है कि ऐसे लोग जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, प्रशासन के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में ऐसे लोग काम कर सकते हैं। अब मैं इनके लिए, क्योंकि मैं बताऊं तो अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे तो बहुत अच्छा है इनके लिए गवर्नमेंट सेक्टर, जहाँ की जैसे कि मैंने देखा कि इनकी जब लग्न कुंडली है तो लग्न कुंडली में लग्न में ही सूर्य बैठे हुए हैं, लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं, और एक स्थिति और यहाँ पर केंद्र में सूर्य बैठे हुए हैं, और एक स्थिति साथ में यहाँ का दशमांश कुंडली में भी हम देखें तो 7th हाउस साझेदारी का जो भाव है उसके स्वामी जो सूर्य हैं वह भी हैं। लेकिन इनकी जॉब ऐसी होगी कि जो चेंज होने वाली कंडीशंस इनके साथ में बहुत होती हैं, काम परिवर्तन बहुत होते हैं। तो इससे अच्छा है कि ये ऐसा काम करें जो मूव करने वाला काम हो, अग्नि से संबंधित हो, रूल्स से संबंधित हो, एक नियमों के आधार पर चलने वाला काम होना चाहिए, जिसमें रूल्स ब्रेक नहीं होते। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, सिविल इंजीनियर्स बन सकते हैं, कोई ऐसा काम करें जहाँ हमेशा इनको जाना घूमना होता रहे, तो उससे क्या है कि इनके लिए फायदा रहेगा। तो ये देख सकते हैं एक अग्नि से संबंधित जैसे कि भोजन है, आजकल बहुत सारे टिफिन सिस्टम्स चल रहे हैं, तो इस तरह का अगर ये काम भी करें, अगर ये बिजनेस के क्षेत्र में जाएं तो जैसे कि होम डिलीवरी हैं उनको देने का काम, उनसे रिलेटेड अगर ये काम करें तो इनके लिए फायदेमंद रहेगा। और अगर ये है गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे तो ऐसे लोग एडवोकेट्स हो सकते हैं, ऐसे लोग जज के क्षेत्र में जज भी बन सकते हैं। मैं हर तरह का काम बता रहा हूँ, ये नहीं कहना कि आपने मुझे टिफिन जैसा काम बता दिया, या कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जो भी आपको इनकम जनरेट करे, जो भी आपके स्टेटस को अच्छा कर दे, वो काम सबसे अच्छा होता है। तो कभी किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत छोटा काम है। कोई काम छोटा नहीं होता। आप देखिए बहुत अच्छा सिस्टम होता है, तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा इसमें बहुत अच्छी इनकम जनरेट करते हैं, तो ऐसे काम भी आप देख सकते हो। बाकी डिपेंड आपके ऊपर करेगा आपको क्या सोचना है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि रूल्स से रिलेटेड और मंगल से रिलेटेड, अग्नि तत्व से रिलेटेड आप काम करोगे, जिसमें कहीं ना कहीं अग्नि का प्रयोग होगा, और उनसे संबंधित कार्य करते हो तो आपको अच्छा रहेगा, आपके लिए शुभ रहेगा। वैसे भी आपको आप जो भी काम करोगे आपको उसमें प्रॉफिट मिलने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, चलिए यहाँ हमने आपका विश्लेषण कर लिया जन्म कुंडली का, और मैंने आपको बता दिया आप शनि के उपाय अवश्य कीजिए, क्योंकि आपकी साढ़े शादी चल रही है। शनि पीपल के पेड़ के नीचे आप तेल का दीपक चलाना शुरू कर दीजिए, पीपल को मीठा जल देना शुरू कर दीजिए। शनि का दशरथ शनि स्त्रोत पढ़ना भी शुरू कर दें तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और इस समय काल में जब भी साढ़े सात चलती है तो आप मांस मदिरा या किसी भी प्रकार कोई भी अनैतिक कार्य ना करें, उससे बचें, क्योंकि उससे शनि का प्रकोप और अधिक हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई जन्म कुंडली को लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।